हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आज हम शुरू करने वाले हैं आपके नए साल का पहला चैप्टर, हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान के बारे में इंट्रोडक्शन, परिचय हमारे संविधान का। और हम ये शुरू करने वाले हैं। लेट्स रिवाइज अ फ्यू थिंग्स, कुछ चीज़ें। चलिए हम शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें जो हमने पहले ही सीखी हुई है, राइट, सो उसे वापस से एक बार दोहराते हैं। इन द सिविक्स टेक्स्ट बुक ऑफ द प्रीवियस क्लासेस वी सॉ मेनी रीजंस व्हाई रूल्स आर नेसेसरी इन आवर लाइव्स, राइट। हमारे जो पहले के नागरिक शास्त्र के टेक्स्ट बुक्स थे उसमें हमने ऑलरेडी देखा कि रूल्स क्यों ज़रूरी है हमारे लाइफ में, बिना रूल्स के क्या प्रॉब्लम्स होती है और रूल्स रखने से क्या फ़ायदे होते हैं। वी फॉलो नॉर्म्स एंड रूल्स इन ऑर्डर दैट द एक्टिविटीज़ इन द फैमिली, अवर स्कूल, अवर विलेज और सिटी आर कैरिड आउट स्मूथली। ठीक है, तो हम जो है नियमों का या रूल्स एंड रेगुलेशंस का हमारे घर में भी पालन करते हैं, हमारे स्कूल में भी पालन करते हैं, हमारे गांव में, सिटी में, जहां हम रहते हैं। सो दैट क्या होता है कि सारी चीज़ें बड़े आराम से हम लोग कर पा रहे हैं, हमारा काम अच्छे से चलता है ना। वरना कितना कॉम्प्लिकेटेड होता अगर सब अपने हिसाब से स्कूल आते और अपने हिसाब से जाते। सबको पता होता है कि स्कूल चालू होने से पहले मतलब एक फिक्स टाइम पे हमें क्लास में आ जाना चाहिए, फिर हम सारे लेक्चर्स अटेंड करेंगे, उसके बाद में टीचर्स आएंगे हर पीरियड में नए, वो अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, है ना। तो सब कुछ सेट है, सब कुछ नियमों के अनुसार होता है, सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के अनुसार होता है, तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना। इमेजिन करो अगर ये नहीं होता तो कितना कॉम्प्लिकेटेड होता, राइट। सो देर आर नो रूल्स इन अ फैमिली, राइट, लेकिन फैमिली में कोई रूल्स नहीं होते हैं। हाउएवर देर आर नॉर्म्स अबाउट द बिहेवियर ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली, बराबर है कि नहीं, राइट। ख्याल रखने का काम कौन करता है ना। सबकी अलग अलग, एक फैमिली में कोई रूल्स तो नहीं होते हैं, लेकिन हर एक को अपना अपना दायरा पता होता है, हर एक को अपने अपने काम पता होते हैं। जैसे बच्चों का काम होता है पढ़ाई लिखाई करना, खेल कूद करना, अच्छे से खाना पीना, बड़ों का सम्मान करना। माता पिता का काम होता है, पिताजी का काम होता है पैसे कमाना, काम करना और आप सबको अच्छे से प्रोटेक्टेड मैनर में रखना। मम्मी का काम होता है आपकी हेल्थ पे ध्यान देना, खाना पीना बराबर से देना। तो सबको पता है कि अपना अपना काम क्या है और वो लोग अच्छे से अपना काम करते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। There are rules in a school regarding admission, uniform and studies, है ना। स्कूल में क्या होता है, रूल्स होते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि आपको एडमिशन लेना है, स्कूल में आने के लिए यूनिफॉर्म पहन करके आना है, कैसी पढ़ाई करनी है, कौन से स्टैंडर्ड की पढ़ाई करनी है, कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, हर चीज़ आपको पता होता है। डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स ऑल्सो हैव देयर ओन रूल्स, राइट। कराटे के कॉम्पिटिशन के अलग रूल्स होते हैं, डांस कंपटीशन के अलग रूल्स होते हैं, कराटे के कंपटीशन के अलग रूल्स होते हैं। तो सारे लोगों को पता होता है कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, और उसकी ट्रेनिंग दी जाती है बेसिकली। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अवर विलेज और सिटी इज ऑल्सो कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विथ रूल्स, राइट, बराबर है कि नहीं। अगर एक विलेज है, एक सिटी है, तो वो भी अपने रूल्स के हिसाब से ही चलता है। Similarly, the administration of our country is carried out through a system of rules, बराबर है कि नहीं। तो इसी तरह हमारा देश भी कुछ रूल्स के हिसाब से ही चलता है। और the rules regarding family, school, village और city are limited in nature, right। एक स्कूल के बारे में सिर्फ उसका प्रिंसिपल ही जानता है और हर रूल का एक अलग, हर एक स्कूल का एक अलग अलग तरीके से वो लोग रूल्स बनाते हैं। एक फैमिली में भी हर फैमिली एक अलग तरीके की होती है, रिच फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, छोटी फैमिली, बड़ी फैमिली, है ना, बहुत सारे। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से अपना रूल्स बनाते हैं और वो चलाते हैं, राइट। तो लिमिटेड होता है हर चीज़ में वो। बट द रूल्स और previous about the administration of a country are much wider in scope, ठीक है।
तो जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं किसके, जो कंट्री के, वो बहुत वाइड होते हैं, बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं, ठीक है। डू यू विश टू आस्क द क्वेश्चन दैट पजल्ड समीर एंड वंदना? क्या आपको भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में जो समीर और वंदना को आया था? चलिए देखते हैं क्या था उनका क्वेश्चन। Where can we find all the rules according to which the administration of a country is carried out? ठीक है, ये सारे रूल्स जो हमारे देश को चलाते हैं ये हम कहाँ देख सकते हैं? ये सवाल समीर और वंदना के दिमाग में आया। क्या आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आया? चलिए फिर आगे देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आया है तो ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर मिलता है या नहीं मिलता आपको इस चैप्टर में। Who makes those rules? ठीक है, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बनाता है? इट इज बाइंडिंग ऑन अस टू फॉलो देम। क्या ये जबरदस्ती है या फिर ये हमें मानना ही पड़ेगा? चलिए, सी वेदर यू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चंस इन द फॉलोइंग टेक्स्ट। चलिए अब देखते हैं आगे इस चैप्टर में क्या आपको इन सवालों के जवाब मिलते हैं। द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, the book in which all the previous provisions regarding the administration of the country are mentioned together in a systematic way is called a constitution. ठीक है, क्या? The book in which provisions regarding the administration, right? वो बुक, जिस बुक में सारे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मालूमात, जानकारी, इंफॉर्मेशन है, राइट, और जिसके अंदर सब कुछ लिखा गया है या रखा गया है, कंट्री आर मेंशन्ड टुगेदर, सिस्टमैटिक वे इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एकदम सही तरीके से सेक्शन वाइज, सब सेक्शन वाइज, क्लॉज वाइज सब कुछ एकदम प्रॉपरली रखा गया है, उसे ही क्या कहा जाता है बच्चों? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। यस, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ध्यान में रखना, आपके ऊपर सुबह से शाम तक पूरी जिंदगी इस कॉन्स्टिट्यूशन का भार रहेगा। मतलब देश को और आपको अच्छे से रखने के लिए ही ये बना गया है। दिस मेक्स अ कॉन्स्टिट्यूशन अ written document of provisions related to the administration of the country। ठीक है, सो सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है कि देश कैसे चलेगा, किस तरीके से चलेगा, इलेक्शन कब होगा, कौन कब लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता है, राइट। सो एवरीथिंग, लड़ना इज इन द सेंस इलेक्शन लड़ना, ओके, हाँ। तो एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दिस बुक कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, राइट। सो लेट्स गो अहेड। गवर्नमेंट इज एस्टैब्लिश्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, गवर्नमेंट क्या होता है, किससे बनता है? गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से बनता है, यस, ठीक है। इलेक्टेड बाय द पीपल, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल, मतलब जो हम लोग जब वोट डालते हैं, वोट डालने मतलब हम लोग इन द सेंस जो लोग 18 साल के ऊपर है वो लोग जब वोट डालते हैं, है ना, इलेक्शन होता है, वोट डालते हैं, और वोट डालने के बाद जब इलेक्शन होता है और उसके बाद में जो मेजॉरिटी होती है, मान लीजिए एक गांव में 100 लोग रहते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और एक आदमी खड़ा है ए और एक आदमी खड़ा है बी। अगर ए को 60 लोगों ने वोट किया और बी को 40 लोगों ने, तो बोलिए कौन ज्यादा है, किसके पास ज्यादा वोट्स है? ए के पास। तो ए क्या बनेगा? उस गांव का मुखिया बनेगा, सरपंच बनेगा, है ना। तो इसी तरीके से, राइट, तो पूरे देश में जितने गांव है सब जगह से एक एक इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसका पूरा एक सेंट्रल इलेक्शन होता है, तो आपको ये आगे पता चलेगा। तो जो भी ज्यादा लोग मेजॉरिटी के साथ हम जिन्हें जिताना चाहते हैं, जिन्हें चाहते हैं कि वो हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव बने, वो हमारा जो है नेतृत्व करे या हमारी तरफ से आगे बताए हमारी बातें, तो वो जीतता है, ठीक है। It is bound to carry out the administration of the country as per the provision of the constitution। ठीक है, अब वो जीतता है लेकिन वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, जो उस रूल बुक में लिखा गया है, उसके दायरे में रह करके जो अच्छा हो सकता है उसके लोगों के लिए या उनके कॉन्स्टिट्यूशन के लोगों के लिए, उनके एरिया के लोगों के लिए वो करते हैं।
ठीक है, अपने से कोई डिसीजन नहीं ले सकता, वो उसे उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के बुक को पढ़ना पड़ेगा, उसमें अगर उसके बारे में लिखा गया है तो उसे वही काम करना पड़ेगा। बढ़िया बच्चों, समझ में आ रहा है ना? द रूल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर द बेसिक और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है, क्या होता है, जो रूल्स है एंड प्रोविजंस है ना, वो रूल्स कानून जो है और प्रोविजन जो उसके अंदर लिखा गया है कि ये करना है और ये नहीं करना है, वो फंडामेंटल लॉ है और लॉ ऑफ लैंड बोला जाता है, मतलब वही आपका सब कुछ है। While making laws, the government is bound to follow the constitution। ठीक है, कोई भी कानून ऐसे ही नहीं बनता, वो कानून बनाने के लिए भी गवर्नमेंट को इन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखे गए हैं उसके अंदर होगा तो ही वो कानून बनेगा, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं। If it does not do so, then the judiciary can declare those laws null and void or unconstitutional। ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे नहीं बनाया गया है तो उसे जुडिशरी यानी कानून क्या कर सकता है, क्या डिक्लेयर कर सकता है, नल एंड वॉइड, मतलब फालतू का या फिर जो नहीं चलेगा। ठीक है, या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या होता है, कानून के हिसाब से नहीं चलने वाला। आई बात समझ में बच्चों? वेरी गुड। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोविजंस मतलब क्या क्या चीजें कवर की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, चलिए देखते हैं। द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर अबाउट डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि किसी एक चीज के बारे में ही लिखा गया है, उसमें हर चीज के बारे में लिखा गया है जो इस देश से संबंधित है या इस देश के लिए संबंधित है। सिटीजनशिप ऑफ द सिटीजन्स, द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट, subjects of the laws to be made by the governments, elections, restrictions on government, jurisdiction of the state, etc। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, पहले सिटीजनशिप के बारे में लिखा गया है और फिर जो सिटीजनशिप मतलब हमारी नागरिकता है ना, हम कहाँ के लोग हैं, हम प्लेनेट पे रहते हैं नहीं ना, हम भारत में रहते हैं। ठीक है, सो भारत में रहते हो, इट्स योर इंडियन। आपका हर जगह पे पूछा जाएगा पूरी जिंदगी भर की भाई व्हाट इज योर सिटीजनशिप, सो यू शुड से प्राउडली आई एम एन इंडियन, माई सिटीजनशिप इज इंडियन, राइट। सो इंडियन सिटीजनशिप है आपके पास, राइट, जो आपको बाय बर्थ मिलता है, मतलब आप भारत में पैदा हुए तो आप भारतीय हुए। समझ में आया? द राइट ऑफ सिटीजन्स, आपके सारे कानून, जो भी आपके कानून हैं, जो आपको कोई आपको मार नहीं सकता, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता, ये सारे जो कानून हैं वो आपको एज ए सिटीजन मिला है इस देश में। द रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड द स्टेट, जो नागरिक है और उसके जो स्टेट है उसके अंदर जो उसके सारे इन्वॉल्वमेंट है वो सब कुछ यहाँ पर। सब्जेक्ट्स ऑफ द लॉ टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट, इलेक्शंस, गवर्नमेंट को जो जो लॉज बनाने हैं वो सब भी उसके अंदर ही बनाया हुआ है, लिखा हुआ है। इलेक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द गवर्नमेंट, इलेक्शन कब करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें भी उसके अंदर लिखी हुई है। जुरिस्डिकेशन ऑफ द स्टेट, हर एक स्टेट का क्या जुरिस्डिकेशन है, मतलब उनका दायरा क्या है, कौन से बॉर्डर्स है उनके, वो सब भी उसके ही अंदर लिखा हुआ है। किसके अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज हैव एक्सेप्टेड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, ठीक है, लगभग पूरी दुनिया में सारे देशों ने अब तक जो है प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस, मतलब जो गवर्नेंस है, जो कानून है या जो तरीका है उनको चलाने का, वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक्सेप्ट किया है, लगभग सारे देशों ने पूरी दुनिया में। हाँ बच्चों, yet the nature of the constitution of different countries is different। ठीक है,
लेकिन यट मतलब लेकिन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हर देश का वातावरण अलग है, हर देश के लोग अलग है, सोच अलग है, पॉपुलेशन अलग है, तो लोगों की सोच के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में भी फर्क होता है, ज्योग्राफी के हिसाब से भी कॉन्स्टिट्यूशन में फर्क होता है ना, तो डिफरेंट है, तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, उनके हिसाब से है. देयर आर डिफरेंसेस ऑफ हिस्ट्री, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, ट्रेडिशन एक्सेट्रा. ठीक है, तो वहां पर कैसे है, अलग अलग है, राइट कैसे अलग है, हिस्ट्री के मामले में उनका कल्चर अलग है, उनकी हिस्ट्री अलग है, राइट जो उनके पूर्वज जो करते थे, जो उनका रहन सहन का तरीका था वो अलग है. सोशल स्ट्रक्चर, राइट उनके जो रिलेशंस के स्ट्रक्चर्स है वो अलग है, कल्चर अलग है, उनका ट्रेडिशंस अलग है ना, राइट कल्चर मतलब हमारे यहाँ पे बड़ों के साथ अब नाम लेकर के हम बड़ों से बात नहीं करते हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं, शादी में हमारे जो ट्रेडिशंस है, बर्थडे में जो हमारा ट्रेडिशन है, बहुत सारे हर एक इवेंट में हमारे ट्रेडिशंस ही होते हैं जो हमें हमारे पुरखों से मिला है. हमारे दादा दादी जैसे करते थे, हमारे डैडी मम्मी वैसे करते हैं, और हमारे डैडी मम्मी जैसे करते हम भी वैसे ही करते हैं, और हमारे बच्चे भी वैसे ही करेंगे, है ना. तो इसे कहते हैं ट्रेडिशन, जो हर जनरेशन बाय जनरेशन आपको पता चलता है. ठीक है, एक्सेट्रा. सो इस तरीके से ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन हर देश का अलग होता है. बिटवीन द कंट्रीज सिमिलरली देयर नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आल्सो मेड बी डिफरेंट, है ना. तो ये सब भी अलग अलग होता है. फिर कंट्रीज के बीच में सिमिलरली देयर नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, उनकी जरूरतें और उनका जो ऑब्जेक्टिव है वो किस दिशा में जाना चाहते हो, कैसे अपने देश को या अपने लोगों को रखना चाहते, तो वो सोच भी अलग होता है, उसके हिसाब से भी कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है ना. Different also may be different. Each country tries to create a constitution that is not only suited to its needs and objectives but also is in tune with the distinct nature. ठीक है, so कैसे है कि ऐसे नहीं है कि बस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ यही सब चीज़ों को लेकर के बना रहेगा, लेकिन एक नेचर, डिस्टिंक्ट नेचर, मतलब सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सबका सही हो, ये सब कुछ ले करके एक प्रॉपर नेचर के साथ में उसे बनाया जाता है, डिस्टिंक्ट एक प्रॉपर नेचर के साथ में. ठीक है, लेट्स फाइंड आउट. चलिए कुछ ढूंढते हैं, कुछ फाइंड आउट करते हैं. फाइंड आउट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी वन कंट्री ऑफ योर चॉइस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरी दुनिया में से वर्ल्ड, ठीक है, आपके हिसाब से जो भी एक कंट्री आप ले लीजिए और उसको इन जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स के बेस पे आपको क्या करना है, उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है. ठीक है, नेम ऑफ द कंट्री, कौन से कंट्री का आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहे हो. ईयर ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था, है ना. सो ईयर ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उनका कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था वो आपको बताना है, राइट. टू फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके दो कोई भी पॉइंट्स जो आपको उनके बारे में पता चला वो आपको बताना है. ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्या जानना है बच्चों, चलिए देखते हैं क्या जानते हैं. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रीज लाइक अमेरिका, अमेरिका को हम यूएसए भी बोलते हैं, एंड इंग्लैंड, इंग्लैंड को हम यूके भी बोलते हैं, इज कैरिड आउट हैज पर देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशंस बट दीज टू कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिफरेंट. ठीक है, देखो वो देश भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलता है. द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1789. देखो अभी आप अगर रिसर्च कर रहे हो तो आपको एक ऐसे यहाँ पर ही रेफरेंस मिल गया कि भाई हमने रिसर्च किया अमेरिका पे, और अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहाँ कभी बना है ना, केम इनटू फोर्स इन 1789. इट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज ओनली 7 आर्टिकल्स. अरे वाह, ठीक है, कितने आर्टिकल्स है उसमें, 7 आर्टिकल्स है.
even after 225 years the American government follows the same constitution. ठीक है, लिख करके कितने साल हो गए, 225 साल, है ना, 225 साल हो गए, फिर भी आज भी अमेरिका उसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है. इंग्लैंड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सेवरल कंट्रीज. ठीक है, बहुत ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है उनके. द रूल्स ऑफ रनिंग द कंट्री हियर आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कन्वेंशंस, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस. ठीक है, उनके जो कन्वेंशंस है, उनकी जो मान्यता है, नॉर्म्स है उनके, एंड ट्रेडिशंस है ना, तो वो सब के बेसिस पे ये सब कुछ चलता है. ठीक है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके ट्रेडिशंस, जैसे मैंने बताया आपको कि आपके दादा परदादा, मम्मी डैडी जो आपको देते, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशन. येट दे आर फॉलोड मेटिकुलसली, मतलब एकदम स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करते हैं. द मैग्ना कार्टा ऑफ 1215 मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन. कब से है वो? 1215 से है ना. इनको एस्टैब्लिशमेंट देखो उनका कभी हुआ था, उनका 1789 में हुआ था, और इंग्लैंड का तो 1215 से जो चल रहा है वही वो फॉलो कर रहे हैं अभी भी. इवन थो देर आर सर्टन रिटन रूल्स, द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड टू बी प्राइमरली अनरिटन. ठीक है, ऐसे तो है, वहां पर लिखा हुआ कुछ कानून है, लेकिन ज्यादातर मान्यता ये है कि उनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है अनरिटन है अभी भी. ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपको पता चली बच्चों, ध्यान में रखना, अमेरिका के बारे में और इंग्लैंड के बारे में, है ना. थोड़ा सा कैसे कोई भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, बताइए मुझे. सोचिए सोचिए, जरा सोचिए. आपको अगर कोई चीज याद करनी है, कोई चीज समझनी है, तो मैं तो समझा ही रहा हूं आपको, लेकिन जो चीज आप समझ रहे हो ना, उसे एक बार किसी और को समझा देना. ठीक है, जैसे आपके फ्रेंड्स को समझा देना कि अरे यार, हमने ये टेक्स्ट बुक में ये सर का ये चैप्टर सुना, और ये देखिए सर ने ऐसे समझाया. ठीक है, वो भी आपको बताएगा, तो उसका भी रिविजन होगा, या शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, और आपके दिमाग में जब आप कोई चीज सुनते हो, लेकिन जब आप उसे बोलते हो ना, आपको सोचना पड़ता है. सोचने से दिमाग के अंदर तक वो इंफॉर्मेशन चला जाता है और जिंदगी भर आपके साथ रहता है. तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों? बोलना चाहिए. जो इंफॉर्मेशन आपने ग्रैब किया है, जो इंफॉर्मेशन आपने एक्सेप्ट किया है मेरे वीडियो से, आप उसे दूसरों के साथ शेयर करिए. शेयर करने से मुझे याद आया, ये वीडियो भी आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और साथ ही साथ में एक अच्छा सा मुझे थंब दे दीजिए, लाइक दे दीजिए या कमेंट कर दीजिए, और उसके साथ साथ में एक बढ़िया तरीके से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस मैं आपके लिए पूरे साल बनाने वाला हूं, हर रोज लगभग. नेसेसिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. क्या जरूरत है भैया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की? नेसेसिटी मतलब जरूरत. ठीक है, नेसेसिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. देयर आर सेवरल advantages of governing a country with the help of rules or provisions included in a constitution. ठीक है, अब अगर कोई चीज है, आपको ये चीज करना है, कहीं लिखा हुआ है और आप वो कर रहे हो, तो सबको पता होता है कि ये चीज करना है, तो क्या होगा? आसानी होगी ना. ठीक है, तो है देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ गवर्निंग कंट्री विद द हेल्प ऑफ रूल्स और प्रोविजंस इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके. चलिए देखते हैं. गवर्नमेंट हैज टू फंक्शन विद इन अ सेट ऑफ रूल्स. ठीक है, गवर्नमेंट अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उनको जो जो रूल्स बताए गए हैं उसके हिसाब से ही उसे करना पड़ता है. सेट ऑफ रूल्स मतलब कुछ रूल्स. This reduces the possibility of the misuse of the power and authority they have been given. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अपने मर्जी से अगर वो करेंगे तो पॉसिबल है कि वो लोग बहुत ज़्यादा करप्शन करें, वो लोग बहुत लोगों को परेशान करें. लेकिन अगर उनको एक प्रॉपर बताया गया है कि भाई आपका पावर है, लेकिन आपके पावर में आप इतना ही काम कर सकते हो. ठीक है, सो क्या होगा? वो भी लिमिटेशंस में आ जाएंगे और उनको उनका काम पता होगा, तो वो उसी पे फोकस करेंगे, और वो किसी को भी मिसलीड नहीं कर सकते हैं या फिर किसी का नुकसान नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ द सिटीजन.
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि भाई आपके हक क्या है एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक, ठीक है। आप हमारे देश के नागरिक हो तो आपका हक क्या है और आपका फ्रीडम क्या है, आपको कितनी आज़ादी है। आप किसी को मार नहीं सकते और कोई आपको भी मार नहीं सकता, तो ये आज़ादी है ना आपकी, आप कहीं पे भी घूम सकते हो, ठीक है। सो बहुत सारी आज़ादियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे दिस राइट्स, ठीक है। कोई भी आपको के इन हकों को, राइट, सिटीजन्स राइट्स, आपके हकों को कोई ले नहीं सकता। Therefore, people's right and freedom are safeguarded, ठीक है। तो आपके जो राइट्स हैं, आपके जो हक है, वो सेफगार्ड होते हैं, मतलब उनकी सुरक्षा होती है। Running a country as per the provisions of the constitution in the same has establishing the rule of law, ठीक है। मतलब रनिंग अ कंट्री, अगर एक देश को हम चला रहे हैं किसके हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो ये क्या होता है, एक लॉ मेंटेन करने जैसा होता है ना, एस्टैब्लिशिंग अ रूल ऑफ लॉ, ठीक है। देन देर इज नो स्कोप फॉर द मिसयूज ऑफ पावर और हाई हैंडेड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है कि मैं प्रधानमंत्री तो कुछ भी बोलूंगा, मैं यहाँ बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ तो कुछ भी बोलूंगा, नहीं भाई। उनको जितना रूल्स दिया गया, उनको जितना कानून के अंदर में दायरा में दिया गया है, पावर्स दिए गए, वो उसी इसमें काम कर पाएगा, है ना। इफ अ कंट्री इज रन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, द फेथ दैट द कॉमन पीपल हैव इन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस, ठीक है। अगर कानून के हिसाब से चल रहा है, कहीं लिखा हुआ है और उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं, तो आम इंसान ये सोचता है कि हाँ, ये जो कर रहा है ना, इसको उतना ही हक है और वो उतना ही कर सकता है, ठीक है। तो आम इंसान जो कॉमन मैन होता है, हमारे जैसे लोग होते हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। दे हैव बिकम कीन ऑन पार्टिसिपेटिंग इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो कैसे होता है कि फिर लोग जानते हैं कि हाँ, अगर ये हमें करने बोला जा रहा है, मतलब ये रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से, तो हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। डेमोक्रेसी स्ट्रेंथेंड ड्यू टू द इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी जो हमारा संविधान है, जो उसका जो यूज है, अगर हम सब लोग मिलकर के ही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो ही तो हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट्स सम पॉलिटिकल आइडियल्स बिफोर द कंट्री, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा क्या करता है, पॉलिटिकल आइडियल्स बिफोर द कंट्री, कंट्री के सामने कुछ पॉलिटिकल इश्यूज या चीजें रखता है। द नेशन इज ऑल्सो बाउंड टू एक्ट इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। और पूरा देश उस दिशा में चलना पड़ता है उसे, राइट। इट क्रिएट्स एन एटमॉस्फेयर conducive to attain world peace and security and preservation of human rights, ठीक है। क्या करता है, एटमॉस्फेयर, एक ऐसा माहौल बनाता है, वर्ल्ड पीस, जिससे पूरी दुनिया में, वर्ल्ड पीस मतलब पूरी दुनिया में शांति रहती है, सिक्योरिटी, लोग सुरक्षित रहते हैं, और हमारी जो बेसिक नागरिकता है, जो हमारे ह्यूमन राइट्स है, जो हमारे ताकत है ना, तो वो भी सुरक्षित रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्टर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। सिंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो इंक्लूड्स द लिस्ट ऑफ सिटीजन्स ड्यूटीज, इट फिक्सेस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिटीजन्स एज वेल, ठीक है। अब ये नहीं है कि सिर्फ कानून के लिए या फिर सिर्फ जो गवर्नमेंट के लोग हैं उनके लिए ही नियम होते हैं, नहीं, हमारे लिए भी नियम है कि हमें एज ए सिटीजन किस तरीके से रहना चाहिए, क्या हमारे ड्यूटीज है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सिटीजन मतलब हम, ये समझ के चलिए, ठीक है। और फिक्सेस द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन मतलब हमारे भी ऊपर उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, राइट। एडमिनिस्ट्रेशन एक किसी चीज को एडमिनिस्टर करना, चलाना या मैनेज करना। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री? चलिए अब देखते हैं एक अभी जैसे आपका प्रिंसिपल जो होता है ना बच्चों, आपके पूरे स्कूल को चलाता है, ठीक है। वो डिसाइड करता है कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, कौन क्लास का
क्लास टीचर बनेगा, राइट, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो पूरा आपका प्रिंसिपल संभालता है। उसी तरीके से एक स्टेट को जो है वो सीएम, चीफ मिनिस्टर संभालते हैं, और जो पूरा कंट्री होता है उसे प्राइम मिनिस्टर संभालते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक कंट्री को एडमिनिस्टर करने के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। गवर्नमेंट हैज टू मेक लॉज रिलेटेड टू सेवरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करता है, बहुत सारे नियम बनाता है। लॉज मतलब नियम या कानून बनाता है बहुत सारी सब्जेक्ट्स को लेके, बहुत अलग अलग। ठीक है, पानी के बारे में बताएगा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएगा, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में रूल्स बनाएगा, है कि नहीं। वरना कोई भी गाड़ी किधर से भी आ रही है और कोई कुछ मान नहीं रहा है तो सोचो क्या होगा। ठीक है, तो सबको पता होता है कि रेड लाइट आएगा तो रुकना है, रूल है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो रूल है, वो गवर्नमेंट का एक लॉ है, फॉलो करते हैं लोग। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स नहीं होते। सच ए डिफेंडिंग द बाउंड्रीज, protecting the people from external aggression, eradication of poverty, creating employment, education and health services, encouragement of commerce and industries, protecting of the weaker section, making policies for the progress of women, children and the tribal people, etc. Government has to bring about desirable changes in the society by implementing laws. In short, government in modern times have to take decisions related to different issues, right from space research to public cleanliness. राइट बच्चों, देखो कितनी सारी जिम्मेदारी या कितना सारा काम गवर्नमेंट करता है। ठीक है, पहले तो कैसे शुरू करते हैं, डिफेंडिंग द बाउंड्रीज। आपके घर में कोई दूसरा आके रह सकता है, आपके गांव में कोई दूसरा आके रह सकता है, आपके देश में कोई दूसरा आके रह सकता है, तो सबकी बाउंड्रीज जो है वो डिफेंड करता है गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे होता है। प्रोटेक्टिंग द पीपल, कोई आपके साथ बदसलूकी नहीं कर सकता, कोई आपको हरास नहीं कर सकता, और ना आप किसी को हरास कर सकते हो, ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से होता है। राइट, लोगों को गुस्सा नहीं आता, वरना लोग एक दूसरे पे अपना गुस्सा निकाल रहे होते। तो एक्सटर्नल एग्रेशन, राइट, हाइपर नहीं हो सकते। इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, सब लोग गरीब नहीं हो सकते, या सबको गरीबी से बाहर निकालने का काम भी ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से होता है। क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, ये भी है ना। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है ये सब, कि भाई ये सब को मैनेज करना है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता है। राइट, तो एजुकेशन देने का काम एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है, और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो है वो एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र करके डिपार्टमेंट है वो करता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है वो भी उन्हीं का काम होता है, एजुकेशन का मैंने बताया। हेल्थ सर्विसेज भी देखिए, है ना। तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट से। राइट, मैनेजमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारा आप बहुत बार सुनते हो, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वही होता है जो आपके कॉमर्स को लेकर के चीज़ों के बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो होते हैं, कंपनीज होते हैं, उसके बारे में वो लोग मैनेज करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द वीकर सेक्शन, गरीबों को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। मेकिंग पॉलिसीज फॉर द प्रोग्रेस ऑफ वुमेन, औरतों को आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है, अलग अलग प्रोग्राम्स है ना। वुमेन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट स्किल्स करके एक अलग डिपार्टमेंट है। चिल्ड्रन एंड द ट्राइबल पीपल, तो जो आदिवासी लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। तो गवर्नमेंट हैज़ टू ब्रिंग अबाउट डिजायरेबल चेंज इन द सोसाइटी बाय इम्प्लीमेंटिंग लॉज। ठीक है, तो ये सब कानूनों का, ये सब जो अलग अलग चीज़ें हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन करके ये सारी चीज़ों में प्रगति लाना ही गवर्नमेंट का काम होता है। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट इन मॉडर्न टाइम्स हैव टू टेक डिसीजंस रिलेटेड टू डिफरेंट इश्यूज, राइट फ्रॉम स्पेस रिसर्च टू पब्लिक क्लीनलीनेस। ठीक है, आसमान में जो उड़ता है वो रिसर्च जो करना है आपको, ठीक है, वहाँ से लेकर के ज़मीन पर हर एक के घर में क्लीनलीनेस होना चाहिए। ये सारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इतना बड़ा सोचो, आसमान से, आसमान के अंदर जो रिसर्च होता है उससे लेकर के हर एक के घर में क्लीनलीनेस होना चाहिए, वहाँ तक हर चीज़ गवर्नमेंट को करना पड़ता है, और गवर्नमेंट इसे एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन से ही अचीव कर पाता है। दिस इज गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो ये सब जो चीज़ें होती है, जैसे पुलिस क्या करता है, लॉ मेंटेन करता है ना। एडमिनिस्ट्रेशन है, अब गवर्नमेंट में जो हॉस्पिटल्स है वो हेल्थ को देखते हैं, जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस है वो किसको देखते हैं, वो एजुकेशन को देखते हैं, बराबर है कि नहीं। जो
मतलब कंपनीज है, जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो इंडस्ट्रीज है, वो सब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, राइट। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन है, जो रोड्स बनाते हैं, जो ब्रिजेस बनाते हैं, जो रेलवे मैनेज करते हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन में आता है। तो हर एक को वो काम डिवाइड किया जाता है और उन सब के ऊपर एक बंदा रह करके उन सबको गाइड करता है, फिर वो अपने नीचे वालों को गाइड करते, फिर वो अपने नीचे वालों को गाइड करते, और एंड में फिर काम होता है। समझ में आया? तो इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज किया जाता है। Having understood the meaning of constitution and governance, we shall now see how the Indian constitution was made. ठीक है, तो अब हमको ये तो समझ में आ गया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, गवर्नेंस क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है और उसका बैकग्राउंड क्या है, वो हमें चेक करना चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है, कैसे बना है। बैकग्राउंड टू द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो बैकग्राउंड है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कैसे बना है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टेड इन 1946। कब बना हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बनना कब चालू हुआ? 1946 में। द लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इंसिस्टेड दैट इंडिपेंडेंट इंडिया विल बी गवर्न नॉट बाय द लॉज मेड बाय द ब्रिटिश। ठीक है, क्या है, पहले कैसे चलता था, जो कानून, जो लॉ ब्रिटिश लोगों ने बनाया उसके हिसाब से भारत चलता था 1946 से पहले, या हमारी आज़ादी से पहले। ठीक है, लेकिन जब हमें आज़ादी मिलने की बात हुई तो हमारे जो लीडर्स थे उस समय, जो फ्रीडम मूवमेंट चला रहे थे, भारत को आज़ाद कराने के लिए जो लोग थे, गांधी जी, नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, जो लोग थे, उन्होंने क्या बोला कि हम ब्रिटिश के कायदे कानून से नहीं चलेंगे, हमारा खुद का एक कानून बनेगा। तो 1946 में ये सब काम हुआ, बट बाय लॉज मेड बाय द इंडियंस देमसेल्फ। ठीक है, तो हमारे लोग जो हमारे देश को जानते हैं वो हमारा कानून बनाएंगे, है ना। अ कमिटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रिपेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, क्या हुआ, एक कुछ लोगों का एक कमेटी, एक ग्रुप बनाया गया। कमेटी मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, और उनको, ठीक है, इट केम टू बी नोन एज द कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली। ठीक है, तो वो ग्रुप को क्या बोला गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है बच्चों, ये जो टर्मिनोलॉजीज है ना, ये याद रखना। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए आपको तो आप वो ग्रुप ऑफ पीपल लिखोगे नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब वही लोग, ग्रुप ऑफ पीपल जिनका किया गया। लेकिन ये टर्म जो है ना वो बहुत मायने रखता है आपके आंसर्स को और आपके टर्मिनोलॉजी को इंपॉर्टेंट बनाने में। ठीक है, तो हमेशा ऐसे जो नए टर्म्स आएंगे वो ध्यान में रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ग्रुप ऑफ पीपल, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जिनका ग्रुप बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, तो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन अगस्त 15, है ना, 1947 को क्या हुआ, इंडिया आज़ाद हुआ। बिफोर दैट द ब्रिटिश रूल्ड ओवर इंडिया। ठीक है, उससे पहले तो सबको पता है कि ब्रिटिश हमारे ऊपर राज करते थे। दे हैड डिवाइडेड इंडिया इनटू provinces like बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो कैसे, उन्होंने जो प्रोविंसेस में मतलब अलग अलग राज्यों में बांट के रखा था, जैसे कि बॉम्बे है, बंगाल है, मद्रास है ना, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब ताकि उनको भी इजी पड़े कि हाँ हर जगह पे क्या सुविधा है क्या नहीं है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन बराबर से कर पाए। ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेशन इन दिस provinces was carried out by people's representatives. Similarly, the local princes were carrying out the administration in some areas. ठीक है, तो क्या होता था, वहाँ के जो लोग थे या राजा थे या लोगों के जो representatives थे वो लोग या फिर राजा वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। Such areas were known as princely states and their chiefs were known as princes. ठीक है, तो उन सबको क्या बोला जाता था, प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता था, और है ना, और वहाँ के जो लोग थे, जो इंपॉर्टेंट लोग थे या जो मेन लोग थे, उन्हें प्रिंसेस कहा जाता था। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स वेर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो उनको भी उस कॉन्स्टिट्यूशन में हिस्सा दिया गया। There were a total of 299 members in the Constituent Assembly. ठीक है, 299 लोगों ने मिलकर के हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा।
राइट। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनका समावेश हुआ, मतलब जो राजा या फिर जो लोग रिप्रेजेंटेटिव लोग थे जो ऑलरेडी उन प्रोविंसेस को संभाल रहे थे जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे था, उन सबको। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेन थे, कौन थे प्रेसिडेंट, कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कौन थे राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कौन थे, चलिए देखते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, अब वो असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी। He had studied in depth the constitution of different countries of the world. ठीक है। अब हमारा देश जब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहा था, उससे पहले भी अमेरिका का तो 225 साल पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था। तो वो सब लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उन सब को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अच्छे से थॉरोली पढ़ा, उनके अच्छाई बुराई को समझा। He studied and contemplated डे एंड नाइट टू ड्राफ्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। फिर उन्होंने दिन रात मेहनत की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय हिम वाज प्रेजेंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। तो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन वो सब चीज़ों को समझ करके बनाया, फिर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा गया फॉर डिस्कशन। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बच्चों, और ये है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, देखिए इन्हें भी। इट वॉज डिस्कस्ड आर्टिकल बाय आर्टिकल। ठीक है। तो एक एक आर्टिकल मतलब एक एक पॉइंट उसके अंदर जो था उसे अच्छे से डिस्कस किया गया उन 299 मेंबर्स के बीच में। Many amendments were suggested by different members। ठीक है। तो ये जो 299 लोग थे, उन्होंने फिर एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करके अपना अपना ओपिनियन दिया, और जो चीज़ सबको पसंद आई वो चीज़ उसके अंदर फिर से लिखा गया। ठीक है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हैंडल्ड द टास्क ऑफ प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट। तो वो जो जिन्होंने सबको समझाया, बताया, एक्सप्लेन किया कि ये कंट्री में ये होता है, इसके वजह से मैंने ये लिया, तो वो सब काम जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस समय किया। ठीक है। आंसरिंग द वेरियस क्वेश्चंस राइज्ड ऑन इट, मेकिंग चेंजेस इन द ड्राफ्ट एज पर द सजेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी फिर चेंजेस हुए, एंड मेकिंग एवरी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्लोलेस। ठीक है। तो एक भी गलती कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होना चाहिए, ये वो 299 लोग और बाबा साहेब अम्बेडकर सब लोगों ने मिल करके डिसाइड किया, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बिना गलती वाला कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। ड्यू टू हिज contribution towards the making of the constitution, Dr. Baba Saheb Ambedkar is called the architect of the Indian Constitution। क्योंकि बनते समय जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वो होता है आर्किटेक्ट, मतलब इंजीनियर, जो उस पूरी चीज़ को खड़ा करता है, और वो काम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस समय किया, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर प्राउड ऑफ इट। ठीक है। तो कैसे, क्यों प्राउड है भैया हमें? डिसीजंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर मेड ऑन द बेसिस ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन। ठीक है। ऐसे ही नहीं बोला कि हाँ डॉक्टर बाबा साहब ने बोल दिया या वो कंट्री में ऐसे हो रहा है तो चल रहा है, नहीं, सब लोगों ने डिबेट किया, ऐसा क्यों, किस लिए, अच्छा है या बुरा है, फिर उसके बाद उन्होंने डिस्कस किया, है ना। रेस्पेक्ट फॉर अपोजिंग व्यू पॉइंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अप्रोप्रिएट सजेशंस वाज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि लोगों की बातें सुने, अच्छा क्या है बुरा क्या है उसे समझे, वही काम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। It took 2 years, 11 months and 17 days to complete the writing of the constitution। ध्यान में रखो बच्चों, कितना मेहनत किया होगा ये सब लोगों ने, है ना। कितना, 2 साल 11 महीने 17 दिन लग गए इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। देयर वेर 22
parts, 395 articles and 8 schedules in the original constitution. जो original constitution हम लोगों ने accept किया था उसमें 22 parts थे, 395 articles थे and 8 schedules थे. ठीक है. Do you know some of the well-known members of the Constituent Assembly were Dr. Rajendra Prasad. Constitution Assembly में जो 299 लोग थे उसमें जो इम्पोर्टेंट लोग थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जेबी कृपलानी. ये सब लोगों को आपने फ्रीडम फाइटर में देखा होगा ना, बहुत सारे आंदोलन में उन्होंने बहुत सारा मेजर रोल लिया था. तो वो सब लोग थे जब देश बन रहा था, देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था. ठीक है. जेबी कृपलानी, राजकुमारी, अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता and others. The noted legal reports B.N. Rao was appointed as the constitutional advisor on legal matters. The Constitution Assembly enacted the Constitution and adopted it on 26 November 1949. ठीक है. 46 से शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया गया. देयरफॉर 26 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे. इसलिए आज भी 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है. द कंट्री बिगेन टू गवर्न. पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखिए कितने अच्छे हैं. ये हमारे मौलाना आज़ाद. ठीक है, चलिए डू दिस, ये करके देखते हैं हम लोग. You would like your class to run according to rules, wouldn't you? Yes, definitely. और वो चलता ही है आपका क्लास. Which rules would you like to include in your list of rules? Prepare a list of rules for your class. ठीक है. आप अपने क्लास के लिए कुछ अच्छे रूल्स बनाइए जो आपको लगता है कि आपके क्लास को और अच्छा बना सकता है. सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा अभी बनाई है हमारे देश में. सरोजनी नायडू. चलो इसको ऊपर से देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम 26 जनवरी 1950. ठीक है. हमारा जो कंट्री है उसे इस कॉन्स्टिट्यूशन जो हमने एक्सेप्ट किया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन हमारा देश इसके हिसाब से कब से चलना शुरू हुआ? ठीक है. कब से? 26 जनवरी 1950 से ये सारे रूल्स हमारे ऊपर लागू हो गए और हमारा देश उस हिसाब से चलना शुरू कर दिया. ठीक है. द इंडियन रिपब्लिक केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम दिस डे. राइट. सो इस दिन से हमारा रिपब्लिक डे मनाना शुरू कर दिया हमने, है ना. देयरफॉर 26 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे. ठीक है. बनकर इस दिन तैयार हो गया. शुरू कब हो गया और किस दिन हम लोगों ने उसे ऑफिशियली एक्सेप्ट किया वो इम्पॉर्टेंट है. 26 जनवरी 1950 से हमने उसे ऑफिशियली एक्सेप्ट किया और उस दिन से या उस साल से हम हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं बच्चों. ठीक है. डू यू नो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर्स contribution was in a wide range of fields like water conservation, foreign policy, national security, journalism, economics, social justice. ये सब चीज़ों में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया है. ठीक है. देखिए उस समय ये कौन है बता सकते हो आप? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी. और ये कौन है? ये है बाबा साहेब अम्बेडकर जी. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूट टू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. समझ में आया बच्चों? उस समय का फोटो है जब वो ड्राफ्ट उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा. ठीक है. राइट. सो वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर हमने यहाँ पर खत्म किया. बहुत मुझे तो मज़ा आया आप लोगों को समझाते हुए और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मज़ा आया होगा. इसके क्वेश्चन आंसर्स का मैं एक और अलग सा वीडियो बनाऊँगा. फिलहाल के लिए एक्सप्लेनेशन आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ में और
इस पूरे टॉपिक को शेयर करना या डिस्कस करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ में, राइट। सो इसी तरीके से आते रहिए हमारे इस चैनल पर, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। कीप कमिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।